So hello friends, welcome back to my channel Biology for You. So I hope कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ में आ रहे होंगे। तो उसी लेक्चर के सीरीज़ में, इवोल्यूशन के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। So if you guys find these lectures useful for you, then hit the like button and please subscribe and press the bell icon. And if you have any queries related to these lectures, so please leave your valuable comment below. So let's get started. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डार्विनवाद। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? डार्विनवाद। नाम से ही पता चल रहा होगा डार्विनवाद मतलब क्या। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम इसमें आने वाला है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जीवों के विकास के बारे में कुछ सिद्धांत दिया था, अपना कुछ विचार दिया था। इसी वजह से इसे हम डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या पढ़ना है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, एक नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1831 ईस्वी से एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के तौर पर HMS बीगल नामक जहाज पर संसार की यात्रा पर निकले थे। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, 1831 है, 1831 है यहाँ पे। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। और ये समुद्र की यात्रा पे कब निकले थे? 1831 में निकले थे। और वो जहाज कौन सी थी? HMS बीगल जहाज पर ये संसार की यात्रा पर निकले थे। तो 5 साल की यात्रा के बाद जो भी चीज़ इन्होंने अवलोकन किया था, जितने भी चीज़ों का ये परीक्षण किया था यात्रा के दौरान, उन सारे परीक्षणों को मिलाकर एक किताब लिखी जिसे 1859 में प्रकाशित की गई थी। और उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। किताब का नाम क्या रखा गया? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब का नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस पुस्तक को लिखा और इसी वजह से इसे डार्विनवाद कहा जाता है। आपको पता है इस किताब में क्या है? इस किताब में ये बताया गया है कि जीवों का जो विकास होता है प्रकृति उनको चुनती है, इसी वजह से इसको नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है ना। तो डार्विन के जितने भी सिद्धांत हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं कि प्रकृति सभी जीवों को चुनती है पृथ्वी पर रहने के लिए, प्रकृति पर रहने के लिए, प्रकृति में रहने के लिए जीवों को प्रकृति चुनती है उनके अनुकूलन के वजह से। ठीक है, आगे और भी मैं बातें करूंगा इसके बारे में। तो अभी तक सारी बातें समझ में आई। छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था और 1831 में निकल गए संसार की यात्रा पर HMS बीगल जहाज पे। 5 सालों की यात्रा के बाद जब ये वापस लौटे तो किताब लिखा इन्होंने। किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इस किताब में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन सी किताब में है, देन आप बताएंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में है। उनके सिद्धांतों को डार्विनवाद कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के सिद्धांतों को क्या कहता है? डार्विनवाद। डार्विनवाद निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो डार्विनवाद में क्या है, क्या पढ़ना है डार्विनवाद? तो देखिए क्या है, 5 बातें जो आपको इम्बाइब कर लेनी है, जो आपको याद कर लेनी है। डार्विन ने यह कहा कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होनी चाहिए। वही जीव इस पृथ्वी पर रह सकता है, उसी जीव का अस्तित्व बच सकता है जिसमें जनन करने की क्षमता हो, जनन करने के बाद संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो जीव संतान उत्पन्न करेगा वही जीव इस पृथ्वी पर रहेगा। क्लियर है? तो पहला टॉपिक क्या था? जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जनन करने की क्षमता होनी चाहिए, जनन करने के बाद
उनमें संतान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा अस्तित्व के लिए संघर्ष। जब लोग जनन करेंगे, जब जीव जनन करेगा, जनन करने के बाद जब संतान उत्पन्न होंगे, मैं सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जनन करने के बाद क्या होगा, उनकी संतान उत्पन्न होगी। संतान उत्पन्न होगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो फिर उनमें अस्तित्व के लिए क्या होगा, संघर्ष होगा। अस्तित्व मतलब क्या, अपने जान बचाने के लिए, उन जीवों में खाने पीने के लिए, स्थान ग्रहण करने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, उनमें संघर्ष होगा। संघर्ष होने के बाद उनमें कुछ विविधता पाई जाएगी। जितनी भी जनसंख्या पैदा होगी उसमें कुछ उनके अंदर विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे देख लो, एक माँ बाप के संतान जो होते हैं, जैसे मान लो कि एक माँ बाप के 3 संतान हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या तीनों एक ही समान होंगे? नहीं, इन तीनों में विविधताएं पाई जाती हैं। ये तीनों अलग अलग किस्म के होंगे। खुद अपने फैमिली में देख लीजिए, एक ही माता पिता के बच्चे जो हैं अलग अलग तरह के हैं एक ही माता पिता के, लेकिन सब अलग अलग प्रकार के हैं। इसी को कहते हैं विविधता। तो जब इतने सारे जीव जनन कर रहे हैं तो क्या सब एक ही समान होंगे? नहीं ना, सब में लक्षण अलग अलग होंगे, सबके लक्षण अलग अलग होंगे, और इसी वजह से इसको कहते हैं विविधता। और यही सबसे मेन कंपोनेंट है, विविधता ही सबसे मेन बात है जो पृथ्वी पर जीवों को रहने के लिए योग्य बनाती है। तो जीव जनन करेगा, जनन करने के बाद संतान उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होने के बाद उनकी संख्या बढ़ेगी, फिर उनमें संघर्ष होगा जीवन जीने के लिए, फिर उनमें कुछ विविधताएं पाई जाती होंगी, क्योंकि सारे जीव एक दूसरे से क्या है, अलग है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। देख लो, इस पृथ्वी पर लगभग 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, लेकिन क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं ना, सबके गुण अलग अलग हैं। फिर क्या होगा, जब ये 3 घटनाएं घट जाएंगी, तब उच्चतम जीव की उत्तरजीविता होगी। मतलब जो जीव संघर्ष करेगा, संघर्ष करने के बाद जिसमें जो विविधता होगी, अच्छे गुण होंगे, जीवन जीने लायक गुण होंगी, वो उच्चतम जीव होगा, फिटेस्ट जीव होगा। इसको चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कहते थे फिटेस्ट जीव, है ना। वो फिटेस्ट जीव होगा और उसी की उत्तरजीविता होगी, मतलब वही पृथ्वी पर रहेगा। उसके बाद जब उसकी जाति पृथ्वी पर रहेगी, जब वो जीव इस पृथ्वी पर रहेगा, तो उसकी जातियां बढ़ेंगी, है ना। वो और अलग तरीके से विकसित हो जाएगा, यानी नए जातियों का विकास हो जाएगा। जैसे मान लो एक जीव है, 2 तरह के जीव हैं, ए बी, ठीक है। ए के पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, जबकि बी के पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। अब क्या होगा, जब ये संतान उत्पन्न करेगा तो इसकी संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने के बाद इनमें अस्तित्व के लिए क्या होगा, संघर्ष होगा। फिर जो संतान उत्पन्न हुए सभी एक जैसे तो होंगे नहीं, विविधता होगी। विविधता होने के बाद मान लेते हैं कि जो बी है, इसके 3 बच्चे हैं, लेकिन इन तीनों में कुछ ना कुछ विविधताएं हैं। वातावरण के हिसाब से बदलने की क्षमता है इनमें, लेकिन एक संतान के पास उसके पास क्षमता नहीं है वातावरण के अनुसार बदलने का। तो क्या हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा इस पृथ्वी पर से, क्योंकि वही जीव इस पृथ्वी पर रह सकता है जो उच्चतम होगा, जिसके पास वातावरण के हिसाब से खुद को बदलने की क्षमता होगी। अब ये 2 जीव बचे रहेंगे, ये विलुप्त हो जाएगा। और जब ये 2 जीव पृथ्वी पर रहेंगे, फिर ये जनन करेंगे, अपने संतान उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा, नए जातियों का विकास होगा, इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, इनके संतान बढ़ेंगे, और इनमें फिर विविधता आएगी, और यही क्रम आगे चलता रहेगा। फिर इनमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होगी, अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा, विविधता होगी, फिर जो अच्छा होगा वही इस पृथ्वी पर रहेगा। तो डार्विन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर आज जितने जीव हैं, इन सब में विविधता है, और ये सभी उच्चतम किस्म के जीव हैं। अगर अगर आज भी अगर कोई जीव वातावरण के हिसाब से बदलना छोड़ दे तो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति उस जीव को चुनती है जिसमें पर्यावरण के बदलाव के अनुसार अनुकूलन करने की क्षमता। मैंने आपको बताया ना, पर्यावरण के बदलाव के सबसे पर्यावरण के बदलने के हिसाब से हमें भी बदलने की क्षमता होनी चाहिए। और उसी समय प्रकृति उस जीव को अस्वीकार कर देती है जो जो अविकसित होते हैं, यहाँ अ है, जो अविकसित होते हैं।
ठीक है। तो जो अविकसित होते हैं वो जीव विलुप्त हो जाते हैं, उनको पृथ्वी, उनको प्रकृति अस्वीकार कर देती है। अतः प्राकृतिक चयन एक छटाई करने की पूरी प्रक्रिया है ना। प्रकृति छांट देती है उन जीवों को जो रहने लायक नहीं है, जिनमें जीवन जीने की क्षमताएं नहीं है। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लामार्क ने जिराफों के बारे में बताया था। लामार्क ने जिराफों के विकास के बारे में क्या बताया था कि जिराफ जो शुरुआत में थे उनके गर्दन और पैर छोटे थे, लेकिन जब पृथ्वी पर के घास खत्म होने लगे तो धीरे धीरे पेड़ों को खाने लगे, जिससे उनके गर्दन कई जनरेशन के बाद उनके गर्दन लंबे होते चले गए। लेकिन डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी पर छोटे गर्दन वाले, छोटे पैर वाले और बड़े गर्दन वाले और बड़े पैर वाले दोनों ही प्रकार के जिराफ हुआ करते थे। दोनों ही तरह के जिराफ थे, छोटे और बड़े दोनों ही थे। लेकिन जब पृथ्वी पर खाने की जो क्षमता थी वो खत्म होने लगी, पृथ्वी पर के छोटे पेड़, छोटे घास जब खत्म होने लगे, जब छोटे गर्दन और छोटे पैर वाले बड़े बड़े पेड़ों पर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे उनको खाने की कमी हो गई और वो भूख से मर गए। लेकिन वहीं जो बड़े गर्दन वाले थे वो क्या हुआ, वो लंबे पेड़ों को खाना स्टार्ट किया और उनकी जातियां बची रही, जिससे उन्होंने जनन किया। जनन करने के बाद उनके संतान उत्पन्न हुए और आज वो पूरे के पूरे विकसित हो गए हैं। इट मीन्स कि नेचर ने उनको जीने के लिए चुन लिया। डार्विन के हिसाब से अगर कहा जाए तो प्रकृति ने उनको चुन लिया कि हाँ आप पृथ्वी पर रह सकते हैं। बात आई समझ में? वही बात मैंने इसमें भी लिखी है। तो डार्विन के अनुसार जिराफ का विकास छोटे गर्दन और छोटे पैर वाले जिराफों से नहीं हुआ है, जैसा कि लामार्क मानते थे। छोटे गर्दन और छोटे पैर वाले जिराफों के साथ साथ बड़े गर्दन, बड़े पैरों वाले जिराफ भी हुआ करते थे। और जब जमीन पर के छोटे पेड़ और झाड़ियों की कमी होने लगी तो छोटे गर्दन, छोटे पैर वाले जिराफ विलुप्त हो गए, क्योंकि उनको खाने की कमी हो गई, वो बढ़ नहीं सकते थे आगे। लेकिन बड़े जो जिराफ थे, बड़े पैर वाले और बड़े गर्दन वाले, वो बड़े पेड़ों को खाना स्टार्ट किया और अपना अस्तित्व बचाए रखा। तो यही थी नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आप पूछा जाए तो ये आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे लामार्क की आलोचना हुई थी वैसे डार्विनवाद की भी आलोचना हुई। कई सारे साइंटिस्टों ने इनकी आलोचना की। आलोचना दो बातों पर मेन हुई। अब अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो अलग अलग बातें बताई जाएंगी, लेकिन ये मेन आलोचनाएं थी। देखिए, हालांकि डार्विन के सिद्धांत पूरे विश्व में फेमस थी। डार्विन का सिद्धांत पूरे विश्व में फेमस था, है ना। पूरा दुनिया मानती थी डार्विन के सिद्धांत को। लेकिन डार्विन जिस विविधता पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते थे कि विविधता नहीं होगी तो जीव नहीं जिएंगे, वो ये बताने में असफल रहे कि आखिर ये विविधता आती कहाँ से है। वो डार्विन ये नहीं बता पाए। हाँ, ये ज़रूर बताए कि विविधता होगी तो जीव जिएंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये विविधता का आधार क्या है, ये विविधता आती कहाँ से है। एक ही माँ बाप के संतान अलग अलग क्यों पैदा होते हैं, एक ही तरह के क्यों नहीं पैदा हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डार्विन यह भी बताने में असफल रहे कि विविधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित कैसे होती है। डार्विन ने बताया था कि जो विविधता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो जाती है, जिससे जीवों में जीने के लिए क्षमता आती है ना। वो पृथ्वी पर रहने लायक बन जाते हैं। लेकिन फिर वो बताने में असफल रहे कि आखिर कैसे विविधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। पहली बात तो असफल हो गए कि वो नहीं बता पाए कि विविधता आती कहाँ से है। उसके बाद वो ये भी बताने में असफल हो गए कि विविधता एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में कैसे चली जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे संचरित हो जाती है, कि आखिर जीव बचे रहते हैं। तो इस बात पे डार्विन की आलोचना होती है, तो ये आपको याद रखनी होगी। तो कई सारी बातें हैं, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये नेचुरलिस्ट थे। इनके बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं जो मैं आपको कभी ज़रूर बताऊंगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनकी किताब पढ़ें।